हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा चल रहा है सामान्य विज्ञान और उसमें भी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो गाइस, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। उसमें पार्ट 3 चल रहा है विटामिन पोषण। इसका आज पार्ट 3 है, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा पार्ट्स में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी एंड शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं एक बार सिलेबस। तो अभी जो हम फिलहाल है चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 3 पे हैं, तो काफ़ी बड़ा पार्ट है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद के भी आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि आगे हमें और कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो गाइस, अगर आपको कुछ भी मेरे चैनल पे अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस, 51 क्वेश्चन नंबर तक हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे 52 से। देखिए, आप लिखा है विटामिन के, डी, ई, सी और इसके आगे लिखा है कि किस किस में पाए जाते हैं। तो चलिए आप डायरेक्ट देख लेते हैं, क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें। तो देखिए, विटामिन के इसमें है अल्फा अल्फा में पाया जाता है। विटामिन डी आपका कॉड यकृत तेल में। विटामिन ई आपको मिल जाएगा गेहूं भ्रूण तेल में। और सी जो है आपको नींबू में मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए, एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन। तो आंसर है हमारा विटामिन ए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है विटामिन मानव शरीर द्वारा जो है संश्लेषित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी इसके अपवाद हैं, यानी कि ये तीन ऐसे हैं, विटामिन के, B12 और डी, याद रखिएगा, जो कि ये अपवाद है, यानी कि वो मानव शरीर द्वारा संश्लेषित हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें लिखा है इसमें जो है विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। तो गाइस, तो पहला वाला तो सरासर गलत है और दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि विटामिन ए की कमी हो जाती है अगर आप सब्जी खाना बंद कर दें तो। लिखा है यदि कोई व्यक्ति, तो देखिए पहला ए जो है गलत है और आर जो है सही है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसमें जो है विटामिन के की विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न में यह इंगित किया जाना कि हरी सब्जी ना खाने से रतौंधी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हरी सब्जी नहीं खाओगे तो रतौंधी हो ही जाएगा, मतलब और भी रीजंस हो सकते हैं, उसमें एक ये भी है, ठीक है। विटामिन ए की कमी तो होगी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ सब्जी ना खाएं और आपको रतौंधी हो जाए। मत खाइए सब्जी, आपका मन। अब लिखा है कि जिस विटामिन में जो है कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी बार आया ये, तो कितनी बार आया है? काफ़ी बार। तो वैसे यहाँ लिखा है कि कोबाल्ट क्या है? एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 जो है वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं वो है मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। तो आंत की जो आंत होती है उसके बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो अभी हमने पढ़ा कोबाल्ट होती है। चलिए, निम्नलिखित विटामिन में से वो ही है, आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप पढ़िएगा। लिखा है साइनोकोबालमिन है। तो गाइस, ये क्या है? वही B12, विटामिन B12। फिर है थाइमिन, थाइमिन है, मतलब किसे थाइमिन कहते हैं? तो B1 को हम क्या बोलते हैं? थाइमिन भी बोलते हैं, मतलब विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम हो गया, मतलब विटामिन B1 का रासायनिक थाइमिन हो गया। जिसे फंक 1912 में चावल के छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप में इसे विलियम्स ने पृथक किया था। कब? 1934 में किया था। तो इस विटामिन की कमी से शरीर में क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B2 और B6 के रासायनिक नाम की अगर बात करें तो राइबोफ्लेविन है और B6 का है आपका पायरिडॉक्सिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है सी। तो बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील होते हैं और बाकी के ये जो है और के जो आपकी वसा में घुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? हमने बात कर ली ए, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दीजिए और बाकी के सारे जो वसा में है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन? चलिए आप लोग करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में। तो ये क्वेश्चन भी आप ही करिएगा। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है? तो ये विटामिन के जो है जल में घुलनशील होता है, गलत। ये किस में होता है? वसा में घुलनशील होता है। बाकी पढ़ लेते तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, बिल्कुल। कुछ विटामिन जो है शरीर में जमा होते हैं, ठीक है, सारे सही है। डी वाला गलत है, बाकी सब सही। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी
स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, मतलब जो आप सपना देखते हैं वो अच्छे खासे टाइम तक याद रहे, ऐसा कौन सा विटामिन है जो ये काम करता है? तो विटामिन B6 करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ है जैसे कि यहाँ पे रोग लिखा है और ये विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है हम ये देखेंगे। तो हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं गाइस। तो देखिए रतौंधी जो है आंखों की एक बीमारी है जो विटामिन A की कमी से होता है। सूखा रोग या हम कहते हैं रिकेटस जो कि आपका जो बच्चों में होता है, ठीक है, और विटामिन D की कमी से होता है। फिर स्कर्वी की अगर बात करें तो वो विटामिन C की कमी से होता है और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। तो एक हीनता जन्य रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होती है। तो बेरी बेरी हमने किस में बात करी थी? B1 की कमी से अभी देखा था। सूखा रोग जो है या सूखा रोग जो है आपका नहीं, यानी कि रिकेटस विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से होता है। ये रहा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से आ गया कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग। चलिए तो यहाँ पे देखिए विटामिन D, B1, A, C है। यहाँ सूखा रोग हो गया, बेरी बेरी हो गया, निशांतता हो गया, आपका स्कर्वी हो गया। तो वेरी सिंपल, अभी हम पढ़ के आए वैसे भी। चलिए देख लेते हैं। तो D की कमी से क्या होता है? रिकेटस या हम कह सकते हैं सूखा रोग होता है, ठीक है। और B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी हो जाता है। A की कमी से रतौंधी या फिर हम बोलते हैं इसको निशांतता, यानी रतौंधी हमने कहा था आँख से रिलेटेड बीमारी है। ये भी आपका अंधता से आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आँख से रिलेटेड ही। अच्छा स्कर्वी जो है C की कमी से हो जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना ये विटामिन C, A, B1 ये और ये तो हम 10 बार पढ़ चुके हैं। फॉलिक एसिड यानी कि यहाँ रक्ताल्पता यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, फॉलिक एसिड से, ठीक है। बस यही एक नया था इसमें, हमने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर विटामिन A, B3, D और फॉलिक एसिड। चलिए तो फॉलिक एसिड वाला बिल्कुल एकदम से सही लिखा है। विटामिन A वाला भी रतौंधी सही लिखा है आपका। विटामिन D की कमी से यहाँ लिखा है वर्णांधता, ठीक है। अच्छा इसकी बात करेंगे। और विटामिन B3 की कमी से होते हैं पेलाग्रा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो ये है आपका वर्णांधता, एक जो है एक्स लिंग सह लग्न वंशागति रोग है ये, ठीक है। और विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है। सॉरी विटामिन D की कमी से नहीं होता है। विटामिन D की कमी से क्या होता है? आपका रिकेटस होता है जो बच्चों में हो जाता है, या हम कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया जो कि वयस्कों में होता है, मतलब बड़े लोगों में ये होता है, बच्चों में ये होता है। अच्छा विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। रतौंधी आंखों से रिलेटेड रोग होता है। अब B3 को जो है आपका नियासिन या फिर हम कहते हैं विटामिन PP कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कमी से क्या? पेलाग्रा अभी हमने पढ़ा था, और यानी कि चर्म रोग अर्थात चर्म रोग होता है, ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है आपका? एनीमिया। एनीमिया मतलब जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विटामिन C, D, E, क्या बताना है इसमें कि कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए विटामिन C की कमी से देखिए स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है, हमने बार बार कहा है, जो बच्चों में होता है। विटामिन E की कमी से इसमें लिखा है रात्रि अंधता, तो ये कहती है गलत है, ठीक है। चलो आइए समझें। तो हमारा आंसर है 1 और 2, यानी कि ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है। तो ये आप जानते हैं रात्रि अंधता यानी आंखों से रिलेटेड हमने कहा A की कमी से होता है, ठीक है, बाकी सब सही। अब इसमें लिखा है कि कौन सा गलत है, तो इसने कहा कि भैया C वाला गलत है, A की कमी से गठिया होता है। नहीं, हमने कहा रतौंधी होता है, आंखों से रिलेटेड होता है ये रोग। विटामिन D से इसमें लिखा है सुखंडी होता है, ठीक है। C से लिखा है मसूड़ों में क्या होता है? खून आना। और फिर B1 से लिखा है बेरी बेरी। A की कमी से रतौंधी नामक आँख की बीमारी होती है। विटामिन D की कमी से सुखंडी यानी कि सूखा रोग या रिकेटस आप कह सकते हैं, तो ये बच्चों में होती है बीमारी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी रोग होता है। और यहाँ लिखा है मसूड़ों से खून आना, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, कुपोषण जन्य रोग है, ये कुपोषण है। अब विटामिन है हीनता जन्य रोग है, इसमें लिखा है रेटिनॉल, विटामिन की साइड लिखा है रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, फिर साइनोकोबालएमी, और फिर यहाँ लिखा है पायरिडॉक्सिन, और यहाँ पे लिखा है हीनताजन्य रोग यानी कि घातक रक्ताल्पता, और फिर यहाँ लिखा है मानसिक व्याधि, और फिर नेत्र सूख कर लाल होना और बंधिता। ओके तो गाइस यहाँ पे ना ये सब रासायनिक नाम है आपके विटामिन के। चलिए तो रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल हो जाना, फिर है टोकोफेरॉल जो है आपका बंध्यता, और फिर है साइनोकोबालएमिन जो है घातक रक्ताल्पता मतलब एनीमिया। फिर इसमें लिखा है पायरिडॉक्सिन जो है आपका मानसिक व्याधि। अब लिखा है कि गाइस क्या लिखा है कि अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। ओके
नियासिन, फिर है रिबोफ्लेविन, फिर है थायरॉक्सिन, ठीक है, फिर है पायरिडॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन नहीं है, बाकी हैं सारे। देखिए जो B2 है उसका नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है आपका नियासिन, B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और जो आपका थायरॉक्सिन है ये क्या है, विटामिन नाव के क्या हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए विटामिन के में लिखा है आपका बंध्यापन, ओके, बंध्यापन जो लिखा है विटामिन के में लिखा है। बाकी थायमिन बेरी यानी कि ये B1 होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो गया, और यानी कि रिकेटस हो गया। और यहाँ पे लिखा है नियासिन की कमी से हो गया पिलाग्रा, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है, नेप्थोक्विनोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रुधिर स्राव रोधी पदार्थ है ये, ठीक है, कहते हैं इसको। फिर ये क्या है, ये स्रोत, इसका जो स्रोत है वो हरी पत्तियां हैं, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु, ये सारे हो गए। तो इसमें लिखा है बंध्यापन जो है आपका विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए इसमें लिखा है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है, क्या होता है, ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। तो लिखा केला कुल म्यूजेसी के अंतर्गत आता है, मतलब कौन सा, म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, ये सब पाए जाते हैं। केले से 89 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। विकल्प में निकटतम जो है आपका 116 लिखा हुआ है, ठीक है। 100 किलो कैलोरी से आसपास सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हमने मान लिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है, इसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके पौधे जो आपके हैं ल्यूगिमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा कुल है। और फिर इसकी जड़ों की क्या है, ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। कौन कौन से पौधे आते हैं इसमें, मटर है, अरहर है, मूंग है, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द इत्यादि। लिखा है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो हमने किसे, सोयाबीन में, मतलब अरहर, उड़द, मतलब इन सब में जो है आपका ये सब जो दलहनी फसलें हैं, इसमें गेहूं भी लिखा है वैसे तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन में देखें ना, नॉन वेजिटेरियन में तो मांस, मच्छी, ये सारे हैं ही, ठीक है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन ऐसा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग जो है 40% होती है। दलहनी तिलहनी फसल है ये, ठीक है। और सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। तो गाइस एक दूध भी होता है ना जो सोयाबीन मिल्क होता है ना, वो कभी पी के देखिएगा, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, तो ये हो गया रिपीट, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर लिखा है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो रिपीट। फिर इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसमें देखिए चावल लिखा है, सेब लिखा है, मूंगफली लिखा है, इसमें तो कोई नहीं लिखा है। तो आंसर जो है हमारा मूंगफली है। इसने देखिए क्या कहा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में जो है 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। इसका मतलब आप ये है कि अगर आप 1 लीटर दूध नहीं पी पा रहे हैं तो आप 100 ग्राम मूंगफली खा लीजिए। चलो, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, तो फिर वही वाली बात आ गई मूंगफली में। देखिए जो मूंगफली है उसमें प्रोटीन है, वसा है, शर्करा, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा जो है मांस की तुलना में 1.3 गुना होती है, अंडे की तुलना में 2.5 गुना होती है, फल की तुलना में जो 8 गुना होता है। इसका मतलब ये कहा कि भैया अगर आप मांस नहीं खाते हैं, आप अंडा नहीं खाते हैं, आप फल नहीं खाते हैं, तो आप मूंगफली खा लीजिए। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो मांस की तुलना में 1.3 गुना जो है प्रोटीन ले रहे हो। अगर अंडा नहीं खाते तो अंडे की गुना में कितना, अंडे के कंपैरिजन में 2.5 गुना मूंगफली मतलब प्रोटीन ले पा रहे हो मूंगफली से, और 8 गुना अधिक जो है आप फल से अधिक 8 गुना मूंगफली से आप ले पा रहे हो प्रोटीन। क्या बात है, ये तो बहुतों को नहीं पता होगा। तो इसमें लिखा है 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। अब एक चीज़ इसने ये बोली कि भैया कच्ची मूंगफली खानी है, ठीक है, खा लेंगे। फिर लिखा है मूंगफली में प्रोटीन जो है 25.3% तथा वसा कितनी होती है, 48.1%। यानी कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप साथ साथ वसा भी ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। आंसर है हमारा देखिए इसमें लिखा है ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, बिल्कुल। ये भावात्मक
पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, ये उदासी से लड़ सकता है, ओके, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो गाइस ये गलत है, ठीक है, बाकी आपके सही हैं। तो इसमें लिखा है टायरोसिन एक ऐसे एमिनो एसिड है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रीनेलिन, नार एड्रीनेलिन, डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है और इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी, सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। चलिए, गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ, तो देखिए हमारा आंसर है ग्लूटीन। चलिए समझिए, तो गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे से बनाई जाती है। सख्त यानी कि कठोर गेहूं में क्या है, ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। चलिए, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर है 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की, ठीक है, कठोर परिश्रम करने वाले आदमी को, ठीक है। तो कितने की होती है, 3500 से लेकर 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा दैनिक हर दिन। एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो गाइस कितनी मिलती है, 0, पानी पीते रहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, एक ग्लास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की जो मात्रा है वो 0 है। लिखा है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, क्या है आपका, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है। तो हमारा आंसर वेरी सिंपल, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि आपने कार्बो में हाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं लिखा है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो हमारा आंसर है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि। हमारे शरीर में अम्लीयता क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो क्या है, वो है आपका फॉस्फोरस। मतलब फॉस्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल और क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत क्या क्या है, मतलब आपको फॉस्फोरस कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, तो देखिए दूध से मिल जाएगा, पनीर, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो हो गया, मांस हो गया, मछली होगी, दाल होगी, मेवे, सभी धान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो इसमें लिखा है ग्लाइकोजन, वसा, एमिनो एसिड, टोकोफेरॉल। तो आंसर है हमारा एमिनो एसिड। प्रोटीन छोटी इकाई से बना होता है, ठीक है। इसमें जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड जो है यानी कि प्रोटीन मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। निम्नलिखित में से फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो देखिए किसमें सबसे ज़्यादा, इन सब में, मतलब जामुन, लोकाट, करौंदा और अमरूद में। करौंदे में सबसे अधिक जो है लौह पाया जाता है। करौंदा एक क्या है आपका आवृत बीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है। लौह पदार्थ हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, तो कैल्शियम, लोहा, सोडियम। उपरोक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें लिखा 1, 2 और 3, यानी कि कैल्शियम की भी, लोहे की भी, लौह की और सोडियम तीनों की होती है। देखिए क्या क्या, रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति, अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और इन्हें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। अब लिखा है पालक के पत्ते में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेरी सिंपल, आयरन होता है, ठीक है। तो लिखा है पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लौह यानी कि आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता, मतलब एनीमिया हो जाता है, मतलब रक्त की कमी, और शरीर का सुरक्षा तंत्र भी क्या हो जाता है, दुर्लभ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है, तो गाजर, चावल, मटर, पालक में पालक। लिखा है लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो
यहाँ पे लिखा है हरी सब्जियों में। इनमें लौह का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा मांस है, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके स्रोत हैं। ये हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है और शरीर में इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते लिखा है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल्य है, क्या चीज़ ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, अमाइलोज ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि उसके जो दाने होते हैं ना चावल के बड़े होते हैं। तो इसमें लिखा है चावल में 2 प्रकार के स्टार्च होते हैं, एक तो लिखा है अमाइलोज, दूसरा लिखा है अमाइलो पैक्टिन। तो सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाली जो किस्म होती है जैसे कि बासमती में अमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो मध्यम और छोटे दाने वाली जो चावल है उसमें, चावल की जो किस्में हैं उसमें क्या होता है, अमाइलो पैक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो गाइस किसकी, लैक्टोज की। तो लैक्टोज को हमेशा दूध से रिलेट करके ही चलेगा, ठीक है। और लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली क्या है, प्राकृतिक शर्करा है, ये एक डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक है। ये गैलेक्टोज या तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है, और इसकी जो है हल्की, ये जो है दूध की हल्की मिठास का कारण हो गया। तो इसमें लिखा है दूध में विद्यमान सैकेराइड है, क्या है आपका, लैक्टोज। हमने कहा दूध से रिलेटेड लैक्टोज याद रखिए। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, फिर देखिए हमने कहा लैक्टोज याद रखिए, दूध जहाँ जाए तो देखिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो जो दूध है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचन नाल में पाया जाता है, और ये मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो दूध से दही, छाछ, पनीर निर्माण का कार्य जो ये जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। ध्यान रखें कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं जिसमें अविकसित केंद्रक होता है। मतलब आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीवाणु हैं या जो भी होते हैं उसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, इसमें लिखा है अविकसित होता है, मतलब नहीं ही होता है, ये मान के चलिए। अब लिखा है दूध का दही में, देखिए ये तो हो गया रिपीट, ठीक है। तो इसमें कहा कि किसकी वजह से दूध दही बन जाता है, तो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम भी आपको पता है। तो इसमें दूध में जो है कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित है। इस प्रोटीन के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद हो जाता है। दही का निर्माण लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया और कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। चलिए, इसमें लिखा है गाय का दूध पीले रंग का होता है, और इसका कारण क्या है कि पीले रंग, तो कैसीन के साथ जो है कैरोटीन हो, अगर देखिए कैसीन होता है वाइट कलर के लिए, और अगर कलर पीला है तो वो उसके साथ जो है आपको कैरोटीन होगा, तो जो गाय का दूध होता है उसका कलर पीला हो जाता है। तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध जो है सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या है, बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन जो है हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र यहाँ लिखा है C40H56। गाय के दूध के हल्के पीले, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो वही पूछा है कि गाय का जो पीला होता है किसकी वजह से होता है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कैरोटीन की वजह से होता है। तो देखिए ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो गाय 7.2% होती है। तो गाय के दूध में कितनी है, 7.2% होती है। गाय के दूध में कितनी होती है वसा, 3.5 से लेकर 4% तक होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन भी होता है, खनिज लवण, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। तथा दूध के पीले रंग का कारण क्या हो गया, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि दूध को पचाने के लिए हमारे पास ये होता है, रेनिन होता है, लैक्टेज होता है, लेकिन ये बड़े लोगों में नहीं होता है, बच्चों में होता है। तो कितने वर्ष तक रहता है ये, और उसके बाद ये गायब हो जाता है। देखिए अब इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें अनेक स्तनियों के जठर रस में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशु में जठर रस में यह होता है किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता है। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन्स को पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम
को ही दिया जाता है। मतलब जो बड़े लोग हैं उसमें जो इसका पाचन होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, वो पेप्सिन एंजाइम है उसकी वजह से होता है। अब इसने कहा रेनिन और जो लैक्टेज एंजाइम है मानव शरीर में 2 से 3 वर्ष की आयु में क्या होता है, क्षीण होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य तो गायब ही हो जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम वेरी सिंपल, रेनिन। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो गया रेनिन, जो कि दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस और कम घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसीनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं के जठर रस में पाचन एंजाइम होता है किंतु वयस्क के जठर रस में नहीं होता है। कैसीन दुग्ध होता है या होती है प्रोटीन। कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन होता है, ठीक है, और दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्ब्यूमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यान रखें कि दूध जो है आपका पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% होती है। मतलब यदि आप एक दिन में खाना ना खा के दूध भी पीते हैं तो वो भी कंप्लीट आहार है आपके लिए। दूध का धवल रंग किस वजह से होता है, तो कैसीन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो गया कैसीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसने कहा यौगिक है, यहाँ वर्गीकरण इसमें लिखा है। देखिए कैरेटिन क्या है, आपका एक प्रोटीन है। थायमिन हमने पढ़ा एक विटामिन है, विटामिन B1। फिर है एड्रीनलिन जो है आपका एक हार्मोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सेक्रीन जो है कार्बोहाइड्रेट है, जो कि गलत है। सेक्रीन क्या है, कार्बनिक यौगिक कृत्रिम मिठास के लिए जो है प्रयुक्त होता है। अब लिखा शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो किससे होता है गाइस, प्रोटीन से होता है। ऊतक यानी कि टिश्यूज जो कि आपके सेल्स यानी कि कोशिकाओं के मिलने से बनता है। फिर लिखा शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड की यौगिक होती है, अर्थात एमिनो एसिड इसकी संयुक्त इकाई या एकलक होता है। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 20 प्रकार के जो एमिनो एसिड है प्रोटीन के एकलक होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो एमिनो एसिड है ना 20 प्रकार के, उसमें कुछ अनिवार्य होते हैं, कुछ अनिवार्य होते हैं, यानी कि कुछ एसेंशियल कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, 2 प्रकार। अब लिखा है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है, तो सिंपल है इसका आंसर प्रोटीन की कमी के कारण। अब इसमें लिखा है प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्व के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक भी होता है, जस्ता भी होता है, तांबा एंड फास्फोरस ये सब भी होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं, शारीरिक वृद्धि और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन त्वचा रक्त मांसपेशियों और हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से मानव शरीर में वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। चलिए इसमें लिखा है अणु और उपस्थित तत्व, तो विटामिन B12 लिखा है, हीमोग्लोबिन लिखा है, क्लोरोफिल लिखा है एंड पीतल लिखा है। तो इसमें उपस्थित तत्व में है मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा एंड लोहा। चलिए तो देखिए ओके सीधे आंसर ही देखते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे हम। विटामिन B12 में लिखा है कोबाल्ट मिलेगा, कोबाल्ट में B12। हीमोग्लोबिन में आपको क्या मिलेगा, लोहे की अच्छी खासी मात्रा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी कि Mg, और यहाँ हो गया पीतल, तांबा। अब लिखा निम्नलिखित में कौन सा गलत है ये बताना है आपको। कपड़े धोने का सोडा इसने कहा पोटेशियम, ठीक है ये गलत है आपका। बाकी क्लोरोफिल या जो है आपका मैग्नीशियम, यहाँ हीमोग्लोबिन में आपको मिलेगा आयरन, खाने का नमक आपका सोडियम, ठीक है। और जो है कपड़े धोने का सोडा आपका होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। विटामिन B12 है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल हो गया आपका चेकोपायराइट हो गया, मैग्नीशियम हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, तांबा कॉपर लोहा हो गया। तो देखिए चलो इसकी भी डायरेक्ट देख लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। सिंपल
B12 के बारे में हम बार बार कोबाल्ट पढ़े, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन, और फिर है क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम, एंड यहाँ पे लिखा है चेकोपाइराइड जो है आपका कॉपर या फिर तांबा। ठीक है, अब इसमें B1, B2, B3 एंड B12 विटामिन की बात कही गई है, और इसका जो ये है रासायनिक नाम ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इस B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B12 का होता है साइनोकोबालामिन, ओके, B6 का होता है पायरिडॉक्सिन होता है। तो ये आपको ना रासायनिक नाम पता होने चाहिए। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब फिर वही वाली बात हो गई। तो गाइस ये वाला आप रिपीट हो रहा है, आप खुद से करिएगा। अब इसमें लिखा है अच्छा, इसमें लिखा है कौन सा सही है ये बताना है। तो गाइस इसमें जो B2 है उसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, बाकी आपके गलत है। चलिए, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है बोला इसने, लोहा, गंधक, जस्ता, मैग्नीज। तो ये है गंधक आपका सूक्ष्म तत्व नहीं है। अब इसमें लिखा है सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या क्या है, लोहा है, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, ठीक है, निकल है, जस्ता है, मैलिब्डेनम है। ठीक है, जबकि सल्फर की अगर यानी कि गंधक की बात करें तो ये दीर्घ वृहत पोषक तत्व है, अतः ये क्या है, सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाइस विटामिन सी पाया जाता है। पपीते में मुख्यतः विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, B1, B2 का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, देखिए आम है, गाजर भी है और पपीता भी है, दूध नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि दूध जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अब लिखा है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन त्वचा में, तो इसमें लिखा है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। ये केराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील यानी कि नहीं घुल पाता और संरचनात्मक तंतुवत होता है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, सींग, जो जानवरों की सींग होती है उसमें, नाखून हो गया, खुर हो गया, बाल हो गया, इन सब में आपको अल्फा केराटिन मिल जाएगा। बाल ये हो गया रिपीट आंसर, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा। फिर मानव के बाल, और ये भी आपका देखिए रिपीट हो रहा है, ये भी आप खुद से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है बोल रहा है इसने, तो देखिए कपास प्रोटीन है, बाकी बाल, खुर, फेस में लिखा है लूता, रेशम, ठीक है, ये सब आपका प्रोटीन है। कपास एक मुलायम रायदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीच के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। ये लगभग पूरी तरह सेल्यूलोज का बना होता है। केश यानी कि बाल, लूता, रेशम यानी कि स्पाइडर सिल्क, और यहाँ पे लिखा है खुर, ये मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। अब यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से आपको कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये चारों ही। प्रोटीन्स के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त इसमें गंधक भी है, फास्फोरस और आयोडीन, लोहा, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी, कम मिलेंगी। प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड के यौगिक होते हैं। एमिनो एसिड इसकी संयोजक इकाई यानी कि एकलक होता है, और ये लगभग 500 प्रकार के होते हैं, जिसमें 20 का हम बता सकते हैं। तो उसमें से 20 में से कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होते हैं गाइस 11 टाइप के जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं शायद, या मैं शायद यहाँ पे गलत हो रही हूँ, करेक्ट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखा है अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड लाइट। तो इसमें लिखा है ऊष्मा, एक्स रेस, भारी धातु लवण, ये क्या कर देते हैं, प्रोटीन को विकृत कर देते हैं। लेकिन अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड जो रेज होती हैं ये प्रोटीन को विकृत नहीं करती। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, लिखा है वे जैव उर्वरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ठीक है, बस ये 2 ही लिखे हैं और दोनों सही बात है। यानी कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक है बिल्कुल, और जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न करते हैं। एंजाइम के बिना
जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती यानी कि धीरे धीरे होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं। सपोज कि ये एक पूरा शरीर है, यहाँ पे ये एंजाइम निकला है, स्थापित हुआ है, आया है, ठीक है, तो ये यहीं पे ये काम करेगा, ठीक है। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वो उत्पन्न होते हैं। जबकि हार्मोन्स की अगर बात करें तो अपने उद्गम यानी कि जहाँ से वो आए, जहाँ से वो स्रावित हुआ है हार्मोन, उस स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। मतलब वहाँ से कहीं और चले जाएंगे और अपना काम करेंगे। इसमें लिखा है तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं। वृद्धों में उच्चतर और तरुण में न्यूनतर यानी कि कम होती हैं। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से मानव शरीर की जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है। तो वहीं हमने कहा कि जो वृद्धों में तरुण की अपेक्षा प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है। किस में ज़्यादा होती है? वृद्धों में, बूढ़े लोगों में। सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा, मतलब एक महिला को, सामान्यतः नॉर्मल महिला को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो इसमें लिखा है 45 ग्राम, ठीक है। तो 45 ग्राम से लेकर 46 ग्राम तक लेना चाहिए। वसा की मात्रा 20 ग्राम। कैल्शियम आयरन की मात्रा जो है आपकी 400 मिलीग्राम एंड 30 मिलीग्राम है। अगर वहीं हम गर्भवती महिला या फिर बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला की बात करें तो दैनिक आहार में अगर प्रोटीन की बात करें तो ये इससे ज़्यादा होती है, ये मात्रा जो उसको लेनी चाहिए। दूध पिलाने वाली अगर माँ की हम बात करें तो उसे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो इसे लेना चाहिए कुछ 65 to 75% के बीच में, सॉरी ग्राम के बीच में, 65 to 75 ग्राम के बीच में। तो जो दूध पिलाने वाली माँ है, प्रतिदिन कुल आहार का 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको। मतलब जो भी वो आहार लेती हैं उसमें से 10 से 15% प्रोटीन होती है। और प्रोटीन कितना? 65 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक हो, ठीक है। आज मतलब बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है? लिखा है वे कम मोटे होते हैं, ठीक है। मतलब इसने कहा कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में, तो माँ का दूध पीने वाले बच्चे कैसे होते हैं? नहीं ये बोला, तो इसने कहा वो कम मोटे होते हैं, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन एंड प्रोटीन अधिक मिलता है। तो वैसे ये सारी बातें एकदम से सही हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, इसलिए कहा जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, यानी कि 1 2 3 तीनों सही हैं। माँ का दूध बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि उसमें जहाँ एक और बच्चे को अधिक विटामिन एंड प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, की सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दूध में पाई जाती है। तो माँ के दूध में बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। तो इसमें लिखा है माँ का दुग्ध जो है नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। क्या चीज़ नहीं होती? तो इसमें लिखा है लौह। अब बात करते हैं, माँ का दूध जो है संपूर्ण आहार प्रदान करता है बच्चे को, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। किसका? लौह पोषक तत्व। दुग्ध स्त्रावन के आरंभिक कुछ दिनों तक क्या है, जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलोस्ट्रम अथवा खीस बोलते हैं में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध जिसका घटिया स्रोत है विटामिन सी। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी अच्छा खासा मात्रा में मिल जाएंगे। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च का जो रासायनिक सूत्र है वो हम लिखते हैं C6H10O5, या हम इसे मंड भी कहते हैं। ये क्या? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाई की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिटिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों यानी पेड़ पौधों के बीजों फलियों में स्टार्च एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। अब लिखा है स्टार्च
और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल सही है। दोनों बहुलक है यानी कि पॉलीमर है, बिल्कुल सही है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, बिल्कुल। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। देखिए, स्टार्च और सेल्यूलोज की अगर बात करें तो दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं, दोनों गुण अणु बहुलक अर्थात पॉलीमर्स हैं, दोनों ग्लूकोज अणुओं से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ देखिए, अब नई बात, स्टार्च जो है आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता। मंड यानी कि जो स्टार्च है पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा आपको? जो आपका सेल वॉल होगी यानी कि कोशिका भित्ति, उसमें मिलेगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हम क्या हार्मोन भी मानते हैं। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, इसके सृजन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतु में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, एक कोले कैल्सीफेरॉल, दूसरा है आर्गो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो कोले कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस के प्रभाव से आर्गेस्ट्रोल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं। लिखा है विटामिन डी के सृजन में निम्न में कौन पाया जाता है? तो हमारा आंसर है कैल्सीफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ लिखा है दूध में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता, जो कि गलत है। दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 सब पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? तो यहाँ लिखा 1, 2, 3 यानी कि अति पोषण से भी कुपोषण होता है, अल्प पोषण मतलब ज़्यादा पोषण से भी कुपोषण हो सकता है, कम पोषण से भी कुपोषण होगा, असंतुलित पोषण से भी कुपोषण होता है। तो कैसे इसमें वही बात लिखी है। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, गलत। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, चलिए सही है। चलिए आइए से पढ़ते हैं थोड़ा। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही सब लिखा है। फिर लिखा अलसी किसका प्रमुख स्रोत है? तो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। तो अलसी यानी कि तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है शरीर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? क्या है आपका गाइस? अभी हमने पढ़ा अलसी। तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्ल में से एक है। लिनोलेइक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अत्यधिक अल्फा लिनोलेनिक एसिड अलसी में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। और क्या होता है? मतलब दूध में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है। तो 80 दूध में जो है 87% तो जल ही होता है। इसके अलावा वसा भी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम है। दूध को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आहार बोलते हैं और सभी अवस्थाओं के लिए क्या है? सर्वमान्य है। विटामिन्स बलवर्धक तत्व है जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो देखिए इसमें जो पहला वाला है वो तो ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया को मारकर जो है शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, ये गलत है।
विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में तो देखो आवश्यकता होती है। इसके स्रोत अनाज है, हरी सब्जियां हैं, फल, दूध, मांस। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, कवक इत्यादि को श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, ना कि विटामिन। अब लिखा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ लिखा है पहला वाला सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। देखिए अधिकांश विटामिन जो है मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और इन्हें हम कहाँ से लेते हैं? भोजन से ग्रहण करते हैं। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन डी, के, B12 का संश्लेषण होता है। ठीक है, मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन खनिज आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता, इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, फिर शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। ठीक है, तो देखिए गाइस इसमें पहला वाला तो गलत था, दूसरा वाला सही है। अब इसने कहा कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है, इसकी कमी से हीनता जन्य रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है, हालांकि कुछ विटामिन जैसे कि डी के B12। तो गाइस के मतलब मेरा नाम है किरण, बी मेरा नाम है दीपा। ठीक है, और फिर आपको एक क्या याद रखना है? B12। चलिए, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने चाहिए। तो यह अनिवार्य एमिनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। चलिए इसकी व्याख्या देखें। इसमें लिखा है ग्लाइसिन, सेरीन, IAS का क्वेश्चन है, ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अतात्विक एमिनो एसिड है जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। इस तनियों में 20 प्रकार के एमिनो एसिड में से 11 जो है अनिवार्य होते हैं और अनिवार्य एमिनो एसिड होते हैं, और जो 9 होते हैं वो स्तनी भोजन से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम क्या, पहला वाला जो 11 है ना वो नॉन एसेंशियल होते हैं, अनानिवार्य, मतलब जो अनिवार्य नहीं है ज़्यादा, और जो 9 लिखे हैं ये अनिवार्य यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अनिवार्य एमिनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो एसिड उपस्थित है? चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। तो इसमें लिखा है सोयाबीन तथा पशुओं में व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो एसिड से युक्त होता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अतः ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में दिए जो भोज्य पदार्थ हैं वो सभी अनिवार्य एमिनो एसिड पाए जाते हैं सभी में। ठीक है, जैसे सोयाबीन, अंडा, दूध। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लिखा है केला, अंडा, दाल, मछली। तो सिंपल अंडा है आंसर। ठीक है, अब अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है, इसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड सही अनुपात में मौजूद होते हैं, तो अंडा खाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, चावल, जौ और मक्का। वेरी सिंपल, चावल। तो उपयुक्त विकल्पों में चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है और चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और क्या है, फाइबर प्रदान करता है। चलिए, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो हमारे शरीर की ऊष्मा का क्षय, यानी कि आपके शरीर में जो ऊष्मा है उसको बाहर निकलने से रोकने का काम कौन करता है? यही वसा। तो हमारे शरीर की त्वचा तल के नीचे मौजूद जो फैट है यानी कि वसा है, शरीर की ऊष्मा के क्षय
के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात ये शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। ये वसा स्तर शरीर को आकृति और प्लावकता प्रदान करने और गद्दी की भांति अतरंगों की बाहरी दबाव और आघातों से मतलब चोट लगने से बचाने के लिए ये भी काम करती है। अब लिखा निम्नलिखित में से किसके चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो आंसर है हमारी वसा। तो वसा के चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए और 1 ग्राम ग्लूकोज या फिर प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग जो है आपका 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है क्या होता है आपका? प्रोटीन होता है। ठीक है, और प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। जल क्या होता है? एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। देखिए, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। बिल्कुल, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो देखिए, हमारा आंसर हो गया ए, यानी कि इसने कहा कि पहला भी सही है। ठीक है, इसमें मतलब असंतृप्त वसा अम्ल की अधिक मात्रा पाई जाती है, इस वजह से क्या होता है, ये एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। तो ये हो गया आपका कि हमारे ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। लिखा है सूरजमुखी एस्ट्रेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतजीवी पौधा है, जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा, ये अच्छी वसा होती है। ठीक है, अम्लों की अधिकता होती है और असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड। चलिए, इसमें देखते हैं। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो पहला सही हो गया, क्योंकि इसमें अणुओं में कहीं जो है कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बंध यानी कि डबल बॉन्ड होता है, जिसके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। संतृप्त वसा में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं, ये जोड़ों में ठोस अर्ध ठोस हो जाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं। ठीक है, सैचुरेटेड होती हैं, जबकि पादप वसाएं क्या होती है? अनसैचुरेटेड होती है। तो अच्छी वाली कौन सी होती है? अनसैचुरेटेड। खराब वाली होती है सैचुरेटेड, यानी कि घी खराब, मक्खन खराब। मतलब सूरजमुखी का तेल सही, तिल का तेल सही और सरसों का तेल सही। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, वनस्पति की हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, क्या होता है गाइस, मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। देखिए, बहु असंतृप्त वसा अम्ल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा आईएएस का होगा, बिल्कुल। तो इसमें लिखा है यहाँ पे, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पाद में ट्रांस फैट नहीं है। ठीक है, यानी ट्रांस फैट खराब होता है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेल से नहीं निर्मित है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेल से नहीं निर्मित है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिकाओं स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो देखिएगा, इस कमाल की बात, तीनों ही सही हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें भी वही चीज़ लिखी है, इसे आप देखिए, फिर से देखते हैं। जो ट्रांस फैट के बारे में लिखा है, ये क्या है आपका इसका उपभोग शरीर में खराब एलडीएल
कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ा देता है, और जो अच्छा वाला होता है HDL कोलेस्ट्रॉल से इसको क्या करता है, कम करता है, जो हृदय वाहिकाओं के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा और तेल, हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही हमारा क्या है, ट्रांसफैट होता है। इस प्रकार प्रश्न सारे सही। इसमें लिखा है ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये क्या है, एक वसा है। चलिए पढ़ें। तो इसमें ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। तो गाइस यहाँ तो हो गई वीडियो ख़त्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।